Hello students, welcome back to Gateway Academy. Our today's topic is glossary of technical terms. ओके इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एस्टिमेट कि हमारा एस्टिमेट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। और उसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में हमने उस पर कम से कम हमने 7 जो है एमसीक्यूज वहाँ पे किए थे। लेकिन अभी तक जो है मैंने वहाँ पे क्या किया था कि सबसे लास्ट वाला जो एमसीक्यू है वो आपको करने का बोला था कि इसका जो आंसर है, इस एमसीक्यू का आंसर आपको फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। सो अभी तक जिस स्टूडेंट ने उसका आंसर नहीं दिया तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर पे जाके उसके कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, कि हमें ऐसी कौन सी टेक्निकल टर्म्स हैं एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर हमें ध्यान में देनी होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, रोड, कैनाल एंड ईटीसी। ओके, सो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स की। इसके सबसे पहले बात करेंगे हम मेजरमेंट्स बुक की, कि ये मेजरमेंट बुक क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसकी साइज क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, और हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, तो उसका फॉर्म नंबर क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। हमारे सबसे पहले बात करते हैं कि मेजरमेंट बुक क्या होती है। तो मेजरमेंट बुक सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप की होती है। तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये मेजरमेंट बुक्स है ये 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है हमारी ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, ठीक है, ऑर्डिनरी एमबी इसको बोलते हैं। सेकंड हमारे पास में आती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, एसएमबी बोलते हैं उसको। एंड जो लास्ट आती है हमारी आती है चेक बुक, वो सभी जो एमबीस होती है उसको चेक करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो 3 हमारे पास में एमबी होती है, मेजरमेंट बुक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, सेकंड आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, एंड लास्ट जो हमारे पास में आता है वो होता है चेक बुक। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजरमेंट बुक है उसकी बात करेंगे ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक की। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारी ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है, जो हमारे रफली जो काम आती है, मोस्ट ऑफ जो काम आती है, जो नोटबुक होती है एक प्रकार की, तो वो उसकी साइज क्या होती है। तो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक की साइज जो होती है वो 6 इंच बाय 4 इंच होती है, मतलब रेक्टेंगुलर हो गई। तो हमारे जो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक है इसकी साइज होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है, जो कि 6 इंच बाय 4 इंच होती है। ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, 6 इंच बाय 4 इंच। इसके अंदर कुछ ऐसे इंडेक्स वगैरह बनी होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ऐसा रेशियो होता है, नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए तो आराम से ये पीडब्ल्यूडी के अंदर कहीं मिल जाती है। ओके, सो ये हमारे पास में ये जो इसका फॉर्म होता है, ये फॉर्म नंबर 23 होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारी जो ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक होती है या फिर जो भी हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है उसका फॉर्म नंबर क्या होता है। तो उसका फॉर्म नंबर डियर स्टूडेंट्स वो 23 होता है, 23 नंबर इसका फॉर्म नंबर होता है। ठीक है, साइज का ध्यान देना है, 6 इंच बाय 4 इंच होती है और एक रेक्टेंगुलर जो हमारी ये एमबी होती है। ठीक है, सो डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन में कह रहे हैं इट इज ए नोटबुक इन विच मेजर्ड एंट्री रिगार्डिंग द वर्क डन और सप्लाई मेड आर रिकॉर्डेड। ये एक प्रकार की नोटबुक होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं, तो भी हमारी मेजर्ड एंट्रीज होती है रिगार्डिंग वर्क, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उन सब की जो एंट्री है इसके अंदर जो है हमें यहाँ पे नोट करनी होती है। ठीक है, और मटेरियल कितना सप्लाई हुआ है, कितना आया है, कितना गया है, उन सब का भी डिटेल जो है इसके अंदर जो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये मेजरमेंट बुक हमारे बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद में हमें पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी डिटेल भी इसके अंदर होती है। इट इज़ यूज टू मेक पेमेंट टू दी कॉन्ट्रैक्टर। अगर हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करने तो इसको देख के हम कितना क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका पेमेंट टोटल कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मेजरमेंट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप मेजरमेंट करो, ठीक है, तो वहाँ पर आप मेटलिक टैप यूज़ करो, और प्रेफरेबली आपको ये कहा जाता है कि मेटल टैप की जगह आप स्टील टैप यूज़ करो, क्योंकि हमें पता है सर्वे के अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो स्टील टैप होती है मेटल टैप से ज़्यादा जो है एडवांस होती है, मतलब अच्छी होती है। वहाँ पर जो होता है डिग्री ऑफ एरर जो होता है या फिर डिग्री ऑफ प्रेसिशन जो होता है वो बहुत ही उसका कम होता है। तो स्टील टैप इज मोर एक्यूरेट देन मेटलिक टैप। तो जब भी आप मेजरमेंट लें तो एज ए इंजीनियर आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि आप वहाँ पर जो टैप यूज़ ले रहे हैं वो स्टील टैप यूज़ लें, स्टील टैप नहीं है तो वहाँ पर आप मेटलिक टैप यूज़ लें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में बात करते हैं ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक की। तो इतने टॉपिक आपको यहाँ पर ध्यान देना किस किस साइज क्या होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, 6 बाय 4 इंच की होती है हमारी ये साइज की, और फॉर्म नंबर 23 होता है। नोटबुक होती है, एक वर्कडन जो भी हमारे पास में हुआ है उसके डिटेल इसके अंदर लिखते हैं, कितना मटेरियल सप्लाई हुआ है उसकी डिटेल इसके अंदर रिकॉर्ड रहती है। ठीक है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना उसकी डिटेल इसके अंदर रहती है। ठीक है, और इसमें आपको जो मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के टाइम में आपको यहाँ पर स्टील टेप यहाँ पर यूज़ लेनी होती है। ठीक है, अब हमारा बस सेकेंड जो हमारी
मेजरमेंट बुक आती है वो आती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होती है, देखिए, द मेजरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग आर टेकन वंस, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है उसका मेजरमेंट एक बार ले लिया जाता है, और आगे जब भी हम एनुअली जब इसको रिपेयर करना हो, मेंटेन करना हो, तो उस टाइम हमें वापस मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो हम क्या करते हैं, इसी मेजरमेंट बुक में से उसका मेजरमेंट लेते हैं और वहाँ पे उसका मेंटेनेंस या फिर जो भी रिपेयरिंग काम करवाना हो इसके अकॉर्डिंग हम करवा लेते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है उसके अंदर ये चीज वहाँ पे जो है किया जाता है। तो अगेन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, द मेजरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग आर टेकन वंस एंड लेटर ऑन फॉर रिपेयरिंग वर्क्स, नो नीड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स, ओके। तो वहाँ पे आपको बाद में कोई मेजरमेंट लेने की कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। अगेन फॉर द सेम बिल्डिंग एंड बिल इज मेड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मेजर। जो भी हमें बिल वगैरह बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस एमबी मतलब दिस मेजरमेंट बुक इज परमानेंट नेचर। ये जो हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है। और हमें अगर एनुअल वाइट वॉशिंग करवाना है, पेंटिंग वगैरह करवाना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है वो हर 5 साल में चेक करी जाती है। सो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक SMB इज चेक्ड इन एवरी 5 ईयर्स, ओके। और हमारी जो लास्ट मेजरमेंट बुक आती है वो आती है चेक मेजरमेंट बुक, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारी फर्स्ट मेजरमेंट बुक है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक, और जो हमारी सेकंड मेजरमेंट बुक है वो हमारी कौन सी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, उन दोनों को चेक करने के लिए हमारी चेक मेजरमेंट बुक काम आती है। इसमें रफली क्या होता है ना कि जो हमारा ये स्ट्रक्चरल आइटम जैसे फाउंडेशन हो गया, ठीक है, अर्थ फिलिंग हो गया, स्टील हो गया, स्टील की फिटिंग्स हो गई, इन सब का जो लेखा जोखा इसके अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेट करता है, ये जो हमारा जो हेड होता है, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर IN या फिर एक्जियन, ठीक है, वो इसको यहाँ पर काम में लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। चेक मेजरमेंट बुक क्या कहते हैं, देखिए, इट इज मेंटेन बाय सब डिविजनल ऑफिसर, SDO बोलते हैं उसको, SDO मीन्स सब डिविजनल ऑफिसर, एंड दिस स्ट्रक्चरल आइटम लाइक फाउंडेशन डिटेल, अर्थ फिलिंग, स्टील फिटिंग etc, ओके। मेजरमेंट आर रिटन एंड लेटर ऑन कंपेयर विथ ऑल अदर MBs विथ दिस चेक MB, ओके। जो भी मेजरमेंट है उसको चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है विथ चेक MBs के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 टाइप की MBs थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्म आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अगर हमें कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाना है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, रोड बनवाना है, कैनल बनवाना है, डैम बनवाना है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो वहां पर हमें सबसे पहले वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी बहुत ही जरूरी है। प्रशासनिक स्वीकृति जिसको बोलते हैं वो हमें लेनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हमें कोई रोड बनवाना है, हमने किसी की स्वीकृति नहीं ली, वो वहां पे रोड बना दी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमें रोड बनवाना तो सबसे पहले हमें वहां पर प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है। वो प्रशासनिक स्वीकृति क्या होता है, जो हमारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, चीफ इंजीनियर, ओके। चीफ इंजीनियर क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट का हेड होता है, उससे हमें वहां पर प्रशासनिक स्वीकृति वहां पर लेनी होती है। वो क्या होता है, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, फॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफ द प्रपोजल ऑफ द इंक्यूरिंग एक्सपेंडिचर इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ओके। तो जो भी हमें काम करवाना होता है तो उसका हमें अप्रूवल लेना बहुत ही जरूरी होता है, उससे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो हमें ध्यान दें कि सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ का सर्वे करते हैं। वो सर्वे कौन सा होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, ठीक है, या फिर रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो वो एस्टिमेट करने के बाद में हमें वहाँ पर कुछ जो है वो जो रफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाती है, वो रफ कॉस्ट हमें आगे भेजनी होती है, किसके लिए, अप्रूवल के लिए, उसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो वहां से अगर अप्रूवल मिलती है देन हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, जो हमारा कौन देता है, हमारे जो है हमारा डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हमें जो है इसका जो है अप्रूवल देता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अभी IN लगेंगे, ठीक है, तो जो हमारे डिपार्टमेंट का, जैसे हम बात करते हैं PWD की, तो PWD का डिपार्टमेंट का हेड कौन हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर क्या करेगा, हमें अप्रूवल देगा तो हम वहाँ पर ये वर्क स्टार्ट करवा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो टेक्निकल टर्म आता है वो आता है, देखिए ये टेक्निकल टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होता है कि क्या एमबी होती है, एमबी का फॉर्म नंबर क्या होता है, क्या हमारी अप्रूवल्स होती है, क्या कंटिजेंसी होती है ना, ये बहुत कुछ आगे काम में आने वाला है। ठीक है, तो कंटिजेंसी क्या होता है, तो कंटिजेंसी का सीधा सीधा मतलब है फुट कर्व है। ठीक है, तो फुट कर्व में क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे छोटे मोटे खर्चे आते हैं। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे जिन्हें इस मद में मतलब आइटम या सब हेड में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी ये कार्य के भाग होते हैं, फिर भी ये हमारे प्रोजेक्ट के भाग होते हैं। तो आपके ध्यान देना इसका कितना रुपया, कितना परसेंटेज जो है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का वो कितना होता है। और ये लेकिन आपको ये ध्यान देना ये अलग से होता है, उसी में से नहीं होता है, लेकिन पूरे कैपिटल कॉस्ट का ये 3 से 5% होता है कंटिजेंसी वाला। ठीक है, नोट यहाँ लिखा है, यहाँ पे डिटेल एस्टिमेट में कंटिजेंसी का अनुमानित व्यय जो होता है वो 3% से लेके 5% तक होता है। तो आपको ध्यान देना कंटिजेंसी का जो व्यय होता है वो 3% से लेके 5% तक होता है। क्लियर दैट? ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया कई बार कि कंटिजेंसी के लिए फुटकर व्यय के लिए कितना जो हमारा नॉर्मल व्यय का होता है परसेंटेज होता है 3 से 5% तक होता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा देना, मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास में आता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, देखिए जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाना होता है तो हमें वहाँ पर कुछ मुंशी वगैरह रखने पड़ते हैं, चौकीदार रखने होते हैं, मेट्स रखने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ उसका सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर भी रखने होते हैं। तो इन सबको जो हमें जो सैलरी दी जाती है वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ही कहलाता है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिश के अंदर जो भी कर्मचारी लगाए जाते हैं वो एक बात का ध्यान देना, वो परमानेंट नेचर के नहीं होते, वो टेम्परेरी बेसिस होते हैं। जैसे मुंशी, सुपरवाइजर, चौकीदार, मेट्स, ये सारे के सारे जो भी कर्मचारी होते हैं वो परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस होते हैं, अस्थायी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो इन सबको जो राशि दी जाती है सैलरी के रूप में वो पूरे कैपिटल कॉस्ट की, एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट की जो होती है 1.5% से लेके 2% तक होती है। ओके, तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, ये होती है 1.5% से लेके 2% तक इसमें होता है। नोट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे आप देख लेना, इसको राइट डाउन कर लेना। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए एस्टिमेट में ली गई राशि का 1.5% से 2% तक जोड़ा जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है, इसका भी एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, और एसएससी जेईई के अंदर कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट और कंटिजेंसी फुटकर व्यय वाला, दोनों का मिला के 3 से 5% तक हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि उसका होता है 3 से 5, इसका होता है 1.5 से 2। ओके, सो नेक्स्ट आता है परसेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंट चार्ज। तो ये सीधा सीधा ये है कि परसेंटेज चार्ज क्या होता है। जैसे मैं एक जयन हूं सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, ओके, और मुझे किसी डिपार्टमेंट का काम करवाना है। ठीक है, जैसे मुझे किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कोई सिविल डिपार्टमेंट बनाना है, तो उस डिपार्टमेंट में जो पैसा जैसे 2 करोड़ रुपए आ रखे हैं, वो 2 करोड़ रुपए उस बिल्डिंग को बनाने में लगाना है। तो सीधा सीधा ये गणित है कि वहां पर आपको परसेंटेज चार्ज कितना लेना है, मतलब डिपार्टमेंट चार्ज कितना लेना है। ठीक है, तो आपको रफली ध्यान देना है कि 10 से 15% जो व्यय होता है वो परसेंटेज चार्ज होता है या फिर डिपार्टमेंट चार्ज होता है। ठीक है, वो सीधा डिपार्टमेंट ही रखती है। जैसे मैं सीपीडब्ल्यूडी का एक जयन हूं, ठीक है, मुझे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज का या किसी भी डिपार्टमेंट का काम करवाना है, तो जितना भी हमारे पास में कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट उसमें लगने वाला है, तो उसका 10 से 15% जो होता है अनुमानित राशि जो होती है 10 से 15% वो जो है वो डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी रखेगी। ठीक है, तो परसेंटेज चार्ज या फिर डिपार्टमेंट चार्ज क्या होता है, जब इंजीनियर, देखिए हमने क्या लिखा, जब इंजीनियर किसी अन्य डिपार्टमेंट का कार्य करता है, किसी अन्य डिपार्टमेंट का कार्य करता है, तो एस्टैब्लिशमेंट, डिजाइनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, वहां पे इंस्पेक्शन के लिए भी जाना होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो इंस्पेक्शन आदि पर व्यय के लिए चार्ज लेता है, उसे परसेंटेज चार्ज या फिर डिपार्टमेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये कितना होता है, ये अनुमानित राशि का 10% से लेकर 15% तक होता है। क्लियर? अब 10% एक चीज और होती है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता है ना, कॉन्ट्रैक्टर को, तो ठेकेदार के लिए भी 10% लगाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी 10%। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड, मतलब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो परसेंटेज चार्ज या फिर डिपार्टमेंटल चार्ज जो होता है वो टोटल अनुमानित राशि का जो होता है 10% से लेके 15% तक होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टूल्स एंड प्लांट्स। अब टूल्स एंड प्लांट्स क्या है, जैसे हमारे पास में बात करते हैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं,
अगर हमें कोई लार्ज प्रोजेक्ट है हमारे पास में आ गया, बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास में आ गया, तो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पर हमें टूल्स एंड प्लांट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स या फिर टूल्स वहाँ पे हमें चाहिए होते हैं। अब टूल्स के अंदर हमें बहुत सारे चाहिए, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर हमें आराम से रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए मशीन चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हमें वहाँ पर प्लांट्स चाहिए, ठीक है। तो TNP मीन्स टूल्स एंड प्लांट्स के लिए हमें वहाँ पर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो है कितना रुपया दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो हम टूल्स एंड प्लांट्स खरीद सके, हमारा कंस्ट्रक्शन आराम से हो सके, ठीक है। तो वो 1% से लेकर 1.5% होता है, ठीक है। तो 1% से लेकर 1.5% तक का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू परचेज ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन ए लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ ए परसेंटेज ऑफ 1% to 1.5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ओके, नो डाउट इन दिस। तो टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 1% से लेकर 1.5% तक होता है, तो इसका भी आपको यहां पर ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट, ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? तो ओवरहेड कॉस्ट में क्या होता है कि जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, सुपरविजन चार्ज वगैरह, रेंट, टैक्स वगैरह, इन सबको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसमें ये भी देना कॉन्ट्रैक्टर का कितना खर्चा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का 10% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, इट इज इंक्लूड्स जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, सुपरविजन चार्ज, रेंट्स, टैक्स एंड अदर कॉस्ट विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्टली एक्सपेंस, ठीक है। फॉर ओवरहेड एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ही जनरली एडेड टू अराइव एट द टोटल कॉस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना कि ओवरहेड कॉस्ट के अंदर कितना परसेंट लिया जाता है, तो वो 10% यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8वां टॉपिक आ रहा है प्लिंथ एरिया। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि हमारा प्लिंथ एरिया क्या होता है, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया के अंदर देखिए, सिंपल सी बात है कि प्लिंथ एरिया के अंदर जैसे हमारे पास में कोई रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर प्लॉट है, तो उस चारों की तरफ हम बाउंड्री बनवाएंगे। सबसे पहले देखिए, बाउंड्री बनाने से सबसे फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन करवाएंगे, उसके ऊपर हमारे फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग आएगी, है ना, उसके ऊपर प्लिंथ आएगा, उसके बाद में हमारे पास में DPC आएगा, देन उसके ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा है वॉल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्लिंथ एरिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें से। प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है इसको समझते हैं डिटेल से, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे पास में ये कोई प्लॉट है, दिस इज द प्लॉट, ओके, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मुझे ये करना है, कोई बिल्डिंग यहाँ पे बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग बनाता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बाउंड्री पर बना दी, इसका सराउंडिंग में पेरीफेरी के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस प्लॉट के पेरीफेरी के अंदर पूरी की पूरी मैंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल को कंस्ट्रक्ट करवा दिया, ओके। यहाँ पे भी आएगी पूरी, ये आउटर वॉल की डायमेंशन है, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द आउटर वॉल एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इनर वॉल, ओके। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होता है कि जैसे मैंने ये रेड कलर है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर नीचे की तरफ, ये हमारा क्या है, DPC का पोर्शन है जो थोड़ा आगे की तरफ निकला होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि इसके ऊपर जो हमारी, जैसे मैंने यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा DPC है, ओके, प्लिंथ की जस्ट अबो, एंड देन इसके ऊपर जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा, वॉल आएगा, ये हमारा वॉल आ गया, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इनर पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, आउटर पोर्शन है। तो जो आउटर जो पोर्शन होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल डायमेंशंस किसी भी बिल्डिंग की, तो वो जो एरिया जो होता है वो टोटल एरिया होता है, वो प्लिंथ एरिया होता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, रेड कलर में जो बना हुआ है हमारे प्लॉट का एरिया, इस प्लॉट के ऊपर हमने क्या किया, पूरी पेरीफेरी के अंदर बाउंड्री वॉल बनवा दी, क्लियर। तो यहां पर आपको जो ये स्काई ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये सारा बाउंड्री वॉल का एक्सटर्नल वॉल्स है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन है, ठीक है। तो
एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जो भी हमारी डायमेंशंस होती है, ठीक है, लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा प्लिंथ एरिया। ठीक, इसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, रूम्स वगैरह कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है। क्लियर। सो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप कवर्ड एरिया। ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, बिल्ट अप मतलब बना हुआ कवर्ड एरिया होता है किसी भी बिल्डिंग का, ऑफ ए बिल्डिंग, मेजर्ड 8 फ्लोर लेवल्स। फ्लोर लेवल्स पे इसको मेजर किया जाता है ऑफ एनी स्टोरी। ओके, किसी भी स्टोरी का जो है बिल्डिंग का जो एरिया होता है वो बिल्ट अप कवर्ड एरिया होता है। ठीक है, सो प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग 8 फ्लोर लेवल्स। ओके, अब आपको ये कंफर्म हो गया है, पार्टिकुलरली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लिंथ एरिया है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो आपको याद रखना, प्लिंथ एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग 8 विथ फ्लोर लेवल्स, 8 द फ्लोर लेवल्स। ओके, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था यहाँ पर आपने देखा होगा, वहां पे मैंने कुछ ऑफसेट छोड़े थे लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर। तो जो हमारा जो सबसे बाहर वाला जो ऑफसेट था, ठीक है, उसको वहां पे कंसीडर नहीं किया जाता, इन वाले को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी आउटर डायमेंशंस होती है या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन जो होती है उसको कंसीडर करके जो हमें वहां पर एरिया मिलता है वो जो एरिया होता है प्लिंथ एरिया होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर क्या कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ठीक है, सो और वो ध्यान रखना है कि जो ऑफसेट है अगर हो या ना हो तो आपको अब तक कंसिडर नहीं करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो इफ एनी, ठीक है, सो कोर्ट यार्ड यहां पर प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। कोर्ट यार्ड मतलब बीच के अंदर जो खाली जगह होती है उसको यहां पर प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं किया जाता। ओपन एरिया जितना भी है, ओपन एरिया मतलब खुला एरिया जो भी है, बालकनीज होती है वो प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं होती है। कैंटिलीवर प्रोजेक्शन जो होता है, जो घर के बाद छज्जा होता है, उसको वहां पर प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं करते हैं। और बाय द वे अगर हमारा छज्जा जो हमारा प्रोजेक्शन है, कैंटिलीवर जो पोर्शन है, इसके नीचे अगर हमने कॉलम कास्ट करवा दिए, ठीक है, मतलब वो सपोर्टेड है, तो हम प्लिंथ एरिया के अंदर उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है तो उसको हम वहां पर प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सो कोर्टयार्ड, ओपन एरिया, बालकोनीज एंड कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। ओके, अब आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सपोर्टेड पोर्ट्स अदर देन कैंटिलीवर्ड। जो भी हमारे सपोर्टेड पोर्ट्स है, ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकला है एज ए कैंटिलीवर, उसके नीचे अगर हमने कॉलम लगवा दिए, कॉलम कास्ट करवा दिए, तो वो वहां पर जो है वो उसको हम कंसीडर करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। तो सपोर्टेड पोर्ट्स अदर देन कैंटिलीवर्ड आर इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। ओके, सो आई होप आपको प्लिंथ एरिया में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। The following shall be included in the plinth area। ठीक है, तो कौन कौन से एरिया जो है, कौन कौन से जो आइटम्स है हमें यहाँ पर जो है हमें प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड करने हैं और कौन से है वो एक्सक्लूड करने हैं, इन दोनों का बातों का आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि प्लिंथ एरिया के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है और प्लिंथ एरिया के अंदर क्या एक्सक्लूड किया जाता है। तो आपको दोनों का यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या इंक्लूड किया जाता है प्लिंथ एरिया के अंदर उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितने भी फ्लोर्स हैं, ऑल फ्लोर्स, इनको वहां पर इंक्लूड किया जाता है। एरिया ऑफ वॉल एट द फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। ठीक है, जो भी प्लिंथ एरिया है हमारे पास में है उसके जितने भी फ्लोर्स है उन सबका एरिया कंसिडर किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ में जो हमारी वॉल्स है उस वॉल की थिकनेस को भी यहाँ पर प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी रूम की या किसी भी प्लॉट की क्या करते हैं वहां पर प्लिंथ एरिया के अंदर एक्सटर्नल डायमेंशंस लेते हैं। तो अगर हमने एक्सटर्नल डायमेंशन ले ली तो ऑब्वियसली वहां पर वॉल की थिकनेस भी आएगी और अंदर की जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर का एरिया भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्लोर एरिया के साथ साथ मतलब ऑल फ्लोर्स जो होता है उसका भी एरिया यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। इसके साथ जो हमारे वॉल की थिकनेस है उसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, हमारे पास में इंटरनल शाफ्ट, मकान के अंदर कोई इंटरनल शाफ्ट वगैरह है सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, अगर उसकी साइज, ठीक है, उसकी साइज अगर 2 मीटर स्क्वायर से कम है तो उसको आप प्लिंथ एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है।
ठीक है। तो इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशन या फिर एयर कंडीशनर की डक्ट लगा दी है, लिफ्ट लगा दी है, जो भी हमारे पास में जो शाफ्ट वगैरह है उसका एरिया अगर लेस देन 2 मीटर स्क्वायर है तो वहां पर हम प्लॉट इसका प्लिंथ एरिया के अंदर कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपको ध्यान देना कि अगर उसका एरिया शाफ्ट का, ठीक है, वेंटिलेशन शाफ्ट या फिर एयर कंडीशनर शाफ्ट है, इन सब का जो एरिया है लेस देन 2 मीटर स्क्वायर है तो वहां पर हम प्लिंथ एरिया के अंदर इसको कंसिडर करेंगे। इफ मोर देन 2 मीटर स्क्वायर देन हम वहां पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड, द एरिया ऑफ बरसाती, ठीक है, बरसाती एंड द एरिया ऑफ मम्टी, ठीक है, एरिया ऑफ मम्टी एट द टेरेस लेवल, इसको हम जो है प्लिंथ एरिया में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे हमारे पास में अगर कोई जो रूफ है वो पिच्ड रूफ है, मतलब स्लोपी रूफ है, ठीक है, ढलान वाली रूफ है, ठीक है, तो वहां पर कुछ ममटी जो है वो बाहर निकली होती है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर बना के, जैसे हमारे पास में कोई रूफ है जो ऐसे पिच्ड रूफ है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पर, ठीक है, कि इस तरीके से यहाँ पर इस स्लोपी रूफ पे, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बाहर की तरफ प्रोजेक्शन जो है इस प्रकार से निकले होते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम जो है क्या बोलते हैं, ममटी वगैरह बोलते हैं। तो ठीक है, तो इन सब का जो एरिया है वो उसके अंदर प्लिंथ एरिया में कंसिडर करते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी ममटी देखो, ममटी क्या होता है, ममटी ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ममटी ये भी होता है कि जब भी हम सीढ़ी के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो अगर उसको पैक कर देते हैं तो वो भी हमें क्या कर सकते हैं, वो ममटी होता है। ठीक है, तो ये जो ममटी का एरिया होता है ये प्लिंथ एरिया में कंसिडर किया जाता है। फोर्थ, जो भी एरिया है पोर्च का, जो भी पोर्च का एरिया है अदर देन कैंटिलीवर्ड, ठीक है, बिना कैंटिलीवर के, मतलब अदर देन कैंटिलीवर, उस पोर्च का एरिया भी प्लिंथ एरिया में कंसिडर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्लिंथ एरिया के अंदर क्या कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी प्लिंथ एरिया। तो एरिया ऑफ लॉफ्ट हो गया, ठीक है, लॉफ्ट या फिर एरिया ऑफ लेज हो गया, इनको कंसिडर नहीं करते हैं। इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट है ना, अगर इंटरनल सैनिटरी शाफ्ट का जो एरिया है मोर देन 2 मीटर स्क्वायर है तो वहां पर इसको प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे। लेस देन 2 मीटर स्क्वायर है तो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एनक्लोज बालकोनी है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। टावर हो गया, ट्यूरेट्स हो गया, डॉम्स हो गया, वहां पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे प्लिंथ एरिया के अंदर। आपको ये ध्यान देना है क्या कंसिडर किया जाता है, क्या कंसिडर नहीं किया जाता। आर्किटेक्चरल बॉन्ड हो गए या फिर कॉर्निस हो गए, तो कॉर्निस में पता ही आपको क्या होता है, आर्किटेक्चरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सबको जो है वहां पर कंसिडर नहीं करना प्लिंथ एरिया के अंदर। सनसेट हो गया, वर्टिकल सन ब्रेकर्स हो गया, ठीक है, और बॉक्स लोवर्स प्रोजेक्टिंग आउट, ठीक है, तो इन सबको वहां पर प्लिंथ एरिया में कंसिडर नहीं किया जाता। तो आई होप आपको प्लिंथ एरिया के बारे में समझना आ चुका, प्लिंथ एरिया क्या होता है, इसके अंदर क्या कंसिडर करना है, क्या कंसिडर नहीं करना, ठीक है, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो आगे जो हमारा एरिया आता है वो होता है फ्लोर एरिया, कि फ्लोर एरिया क्या होता है। ठीक है, तो फ्लोर एरिया के बारे में समझते हैं। तो फ्लोर एरिया में क्या होता है कि फ्लोर एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ऑल रूम्स, वरांडा, पैसेज, कॉरिडोर, पैसेज, ठीक है, कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, रूम्स, एंट्रेंस हॉल्स, किचन, स्टोर्स, बाथरूम एंड लेटरिन, वाटर क्लोजेट, etc। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लोर एरिया जो होता है ये क्या होता है कि जो भी हमारा बिल्डिंग के अंदर जो वॉल्स है, ठीक है, वॉल्स की जो इंटरनल डायमेंशन जो होती है, ठीक है, एरिया जो हमारा होता है अंदर वाला जो बाउंड्री के अंदर होता है वो सारा क्या होता है, हमारा फ्लोर एरिया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर्स बिटवीन वॉल्स। ओके, जो भी वॉल्स के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वो जो एरिया होता है वो होता है हमारा फ्लोर एरिया होता है उस रूम का। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बताते हैं हम आपको। जैसे हमारे पास में कोई ये देखिए, ये हमारे पास में कोई रूम है, ओके, और ये रूम की वॉल्स है। दिस इज द वॉल्स ऑफ द रूम। हमारा रूम जो है वो रेक्टेंगल रूम है। तो अब अगर हम बात करें फ्लोर एरिया की, तो फ्लोर एरिया में क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा इंटरनल डायमेंशन है, इंटरनल मतलब जो हमारी तो वॉल्स हो गई,
तो वॉल के अंदर अंदर का जो एरिया होता है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, तो ये जो हमारे पास में एरिया जो होगा ये क्या होगा, इस रूम का फ्लोर एरिया होगा। और फ्लोर एरिया के अंदर क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, इसके बारे में बात करते हैं। और आपको ये भी ध्यान पड़ गया होगा कि फ्लोर एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट देखिए, सो फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ऑल रूम्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फ्लोर्स ऑफ ऑल रूम्स, वरांडास, पैसेज, कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस, रूम्स, एंट्रेंस हॉल्स, किचन, स्टोर्स, बाथरूम एंड लेट्रिन, वाटर क्लोजेट etc, ठीक है, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सील्स ऑफ डोर, जो हमारे डोर की सील्स होती है, ठीक है, एंड ओपनिंग आर नॉट इंक्लूड इन दी फ्लोर एरिया, जो भी ओपनिंग होती है या फिर किसी भी डोर या विंडो की जो सील्स होती है वहां पर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है लिखा है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, पिलर्स, पिलास्टर्स एंड अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया के अंदर आपको ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा जो वॉल के थ्रू जो एरिया ऑक्यूपाइड किया गया है उसको वहां पर कंसिडर नहीं करते, और जो हमारा पिलास्टर होता है, एक पिलर होता है, एंड जो अदर जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है उसको भी यहाँ पर हमें फ्लोर एरिया के अंदर कंसिडर नहीं करना होता है। अब एक नटशेल में बात करें, एक शॉर्ट में बात करें, इन शॉर्ट फ्लोर एरिया क्या होता है, तो फ्लोर एरिया इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले मैंने बोला था प्लिंथ एरिया के बारे में, तो प्लिंथ एरिया में से अगर जो भी हमें वॉल का एरिया जो ऑक्यूपाइड किया है वो अगर माइनस कर दें हम प्लिंथ एरिया में से, तो बाकी बचा जो एरिया हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा, फ्लोर एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे बात करें, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास में एक रूम है, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर रूम है, ओके, ये हमने रूम बना दिया, और ये रूम की जो है वॉल्स है, दिस इज द वॉल्स ऑफ द रूम्स। जनरली वॉल की जो थिकनेस होती है वो 0.3 मीटर होती है ना, 300 mm होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर रूम है, और रेक्टेंगुलर रूम की जो हमारी एक्सटर्नल डायमेंशंस होती है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, प्लिंथ एरिया आएगा। और अगर उसमें से उस प्लिंथ एरिया में से अगर हमने ये वॉल का एरिया माइनस कर दिया, जितनी भी वॉल ने एरिया ऑक्यूपाइड किया है उसको माइनस कर दिया, टोटल जो हमारे पास में एरिया आएगा वो क्या आएगा, वो फ्लोर एरिया आ जाएगा। और फ्लोर एरिया क्या होता है, वो होता है इंटरनल डायमेंशंस ऑफ दी ऑल दी रूम्स, ठीक है। तो जो फ्लोर एरिया आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा इंटरनल डायमेंशंस होगी रूम की, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये तो क्या हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशन हो गई रूम की, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखूंगा यहां पर बी, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको लिखूंगा एल, तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, ठीक है। तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, ये हमारे पास में क्या होगा, प्लिंथ एरिया होगा, क्लियर। ये हमारे पास में क्या होगा, प्लिंथ एरिया हो जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं पी ए, पी ए मीन्स प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया हमारे पास में क्या हो गया, एल इंटू बी, ओके। अब हम बात करते हैं कि फ्लोर एरिया क्या होता है। तो फ्लोर एरिया मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा, सो फ्लोर एरिया को मैं लिखूंगा एफ ए से, एफ ए मीन्स फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, वो होता है प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स, ओके। सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स,
ओके। सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल, तो जो भी हमने यहाँ पे देखिए रेड पोर्शन के जो भी वॉल्स ये बना रखी है, इन सब का एरिया क्या होगा, उसको को माइनस कर देंगे प्लिंथ एरिया में से, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास में एरिया है ये मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर में बना रहा हूँ ये वाला। तो ये जो एरिया हमारे पास में है ये क्या है, फ्लोर एरिया है इस रूम का। ओके, दिस इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। तो सिंपली आपको पता चल गया होगा कि फ्लोर एरिया क्या होता है और प्लिंथ एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर जो हमारा फ्लोर एरिया है इसकी जो डायमेंशन लिखूंगा वो लिखूंगा स्मॉल एल, यहां से यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की इंटरनल डायमेंशन, और यहां से लेके यहां तक की जो इंटरनल डायमेंशन लिखूंगा वो लिखूंगा स्मॉल बी। ठीक है, तो स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, ये जो एरिया हमारे पास में आएगा, ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, फ्लोर एरिया होगा। और कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, ये जो एरिया हमारे पास में होगा, ये एरिया क्या होगा, हमारे पास में प्लिंथ एरिया होगा। ठीक है, तो हमें फ्लोर एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्लिंथ एरिया है इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स, तब हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, मतलब फ्लोर एरिया हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपली आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो हमारा फ्लोर एरिया होता है, देखिए यहाँ पे ये फ्लोर एरिया है, ये फ्लोर एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स की हमें फ्लोर एरिया के अंदर क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्लोर एरिया के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं, तो देखिए, फॉर डिडक्शन ऑफ वॉल एरिया फ्रॉम प्लिंथ एरिया टू ऑब्टेन फ्लोर एरिया, द एरिया सेल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो हमारे डोर्स होते हैं एंड अदर ओपनिंग होती है इन दी वॉल्स, यहां पर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में इंटरमीडिएट पिलर्स जो होते हैं एंड सपोर्ट जो होते हैं वो हमें यहां पर इंक्लूड करने होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में पिलास्टर जो होता है, पिलास्टर अलोंग वॉल्स एग्जिटिंग 300 स्क्वायर सेंटीमीटर इन एरिया। अगर हमारा प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर का एरिया, पिलास्टर होते हैं क्या आपको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, प्लास्टर एक कॉलम जैसा ही होता है, लेकिन ये जो हमारा कॉलम है वो दीवार के साथ में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो प्लास्टर को समझते हैं। पिलास्टर क्या होता है, एक होता है प्लास्टर, एक होता है पिलास्टर, दोनों में डिफरेंस। प्लास्टर तो वॉल के ऊपर किया जाता है, तो प्लास्टर की मिनिमम थिकनेस हमें वहां पर 12 mm लेनी होती है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, तो पिलास्टर क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लास्टर क्या होता है, पिलास्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ पिलास्टर क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई वॉल है, आपने देखा होगा कि दीवार के साथ साथ में थोड़ा बाहर की तरफ जो प्रोजेक्शन निकला होता है किसी भी वॉल का इस तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास में होता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो होता है हमारा प्लास्टर कहलाता है। ठीक है, ये वॉल के साथ में अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसे हम बोलते हैं पिलास्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो पिलास्टर जो होता है वो वॉल के साथ में अटैच होता है, एज ए कॉलम की तरह काम करता है, और जो प्लास्टर होता है वो वॉल पर उसकी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, और प्लास्टर का थिकनेस 12 mm होता है। ठीक है, और प्लास्टर और पिलास्टर थोड़ा डिफरेंट है, इसका आपको ध्यान देना है। क्लियर, नेक्स्ट। एंड जो फ्लूस होते हैं, ठीक है, घर के अंदर फ्लूस होते हैं, ठीक है, धुआंधारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, धुआंधारी बोलते हैं। फ्लूस विच आर विद इन वॉल, जो वॉल के साथ में होती है जो हमारी फ्लूस, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्लोर एरिया के अंदर एरिया ऑफ द बालकनी, ठीक है, ये कब इंक्लूड करेंगे, तो अगर हमारी बालकनी का एरिया 50% या 50% से कम है, 50% और लेस देन 50% है बालकनी का एरिया, तो हम फ्लोर एरिया के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर मोर देन 50% है बालकनी का एरिया देन तो वहां पर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो एरिया ऑफ द बालकनी अप टू 50% जो होता है वो हमें यहाँ पे फ्लोर एरिया के अंदर कंसिडर करना होता है। मोर देन 50% होता है तो उसको हम वहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अब क्या उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बट द फॉलोइंग सेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वॉल एरिया। तो क्या क्या उसके अंदर से हम एक्सक्लूड करेंगे,
पिलास्टर अलोंग वॉल नॉट एक्सीडिंग 300 स्क्वायर सेंटीमीटर इन एरिया। अगर हमारे प्लास्टर का एरिया जो है वो अगर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फायर प्लेस प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड दी फेस ऑफ द वॉल इन लिविंग रूम्स, वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हमारे जो प्लेटफॉर्म होता है किचन के अंदर, है ना, जो हमारा किचन होता है उसके अंदर प्लेटफॉर्म होता है चूल्हा रखने के लिए, तो चूल्हा प्लेटफॉर्म प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द फेस ऑफ द वॉल इन किचन, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और एरिया ऑफ द बालकनी मोर देन 50%, उसको भी हम वहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बताना है कि हमारा फ्लोर एरिया क्या होता है, उसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं, इन सबको ध्यान देना है। इसके ऊपर थोड़ी देर में हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट जो हमारे पास में एरिया आता है वो आता है सर्कुलेशन एरिया, घूमने फिरने का एरिया, जहाँ से हम आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन एरिया या फिर ट्रांसपोर्टेशन एरिया घर के अंदर, तो वो क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, उसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, सो सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? तो सर्कुलेशन एरिया इज द फ्लोर एरिया ऑफ द वरांडास, पैसेज, कॉरिडोर्स, बालकोनीज, एंट्रेंस हॉल, पोर्ट्स, स्टेयरकेस इटीसी। तो स्टेयरकेस भी क्या है? एक टाइप का हमारे पास में एक साधन है जिसके थ्रू हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कॉरिडोर होता है ये भी क्या है, एक सर्कुलेशन एरिया है। बालकोनी क्या है, एक सर्कुलेशन एरिया है। हमारा वरांडा क्या है, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी मकान का वरांडा क्या होता है, वो भी एक सर्कुलेशन एरिया होता है जहाँ पे हम चल फिर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, तो ये सब कुछ जो होता है वो हमें सर्कुलेशन एरिया के अकॉर्डिंग लेना होता है। ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट्स of persons, ठीक है, which are used for movements of person from one place to another using the building. Okay, the circulation area of any floor shall comprise of the following. ठीक है, तो क्या वहां पर कंसिडर करेंगे, तो जो हमारा वरांडा होता है, बालकनी होती है, उसके अंदर आता है सर्कुलेशन एरिया के अंदर, पैसेज या फिर कॉरिडोर आता है, एंट्रेंस हॉल, ध्यान देना एंट्रेंस हॉल भी सर्कुलेशन एरिया के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो हमारी स्टेयरकेस होती है, मम्टीज होती है ना, स्टेयरकेस के ऊपर जो रूम बना होता है उससे मम्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो मम्टीज बनी होती है वो भी इसके अंदर कंसिडर करेंगे। जो हमारे साफ्ट होती है या फिर लिफ्ट होती है, लिफ्ट भी क्या करती है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेकर जाती है। ठीक है, तो वो भी सर्कुलेशन एरिया के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, अब ये जो सर्कुलेशन एरिया होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, एक होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, तो द सर्कुलेशन एरिया मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया एंड सेकंड एंड लास्ट वन इज वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के अंदर क्या कंसिडर किया जाता है? सो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द एरिया ऑफ वरांडास, पैसेज, कॉरिडोर, बालकोनी, पोर्ट्स इटीसी। तो ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल जो भी हमारे पास में आइटम्स है, जैसे हमारा बालकोनी हो गया, पोर्ट्स हो गया, कॉरिडोर्स हो गया, वरांडा हो गया, पैसेज हो गया, ये सारे क्या आते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं, पर्सन के लिए। ठीक है, तो ये कितना परसेंट होता है? ये 10% से लेके 15% होता है प्लिंथ एरिया का। तो प्लिंथ एरिया का 10 से लेके 15% तक का जो एरिया होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कौन कौन से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए काम आते हैं? तो ये आता है पोर्च, बालकोनी, कॉरिडोर, वरांडा, पैसेज, ये सारा क्या आता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए काम आता है पर्सन के लिए। ओके, कितना होता है? दिस में भी 10% to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। तो वर्टिकल के अंदर ऑब्वियसली बात है क्या क्या आएगा, स्टेयरकेस आएगी, हमारा लिफ्ट आएगा। तो ये सारे के सारे क्या आता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के अकॉर्डिंग जाता है। सो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज द एरिया ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्टेयरकेस, लिफ्ट which are required for vertical movements of the users of the buildings. Okay, तो लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये कितना ले जाता है? ये ले जाता है 4% टू लेके 5% तक प्लिंथ एरिया का। सो दिस एरिया में भी 4% टू 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, सर्कुलेशन एरिया के बारे में आराम से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा कारपेट एरिया क्या होता है। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं और आ भी सकते हैं कारपेट एरिया के ऊपर, तो कारपेट एरिया को समझना अच्छे से। ठीक है, तो कारपेट एरिया क्या होता है?
एक बात का ध्यान देना कि कारपेट एरिया जो हमारा होता है ना, एक लिवेबल एरिया होता है जहां पर हम रह सकते हैं, ठीक है। तो लिवेबल एरिया ऑफ द बिल्डिंग जो होता है हमारा, वो होता है कारपेट एरिया, ठीक है, या फिर लेटेबल एरिया बोलते हैं, लिवेबल एरिया या फिर लेटेबल एरिया। चलिए, सो कारपेट एरिया, चलिए क्या कहते हैं कारपेट एरिया के अंदर। सो कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द यूजफुल एरिया, ओके, जो यूजफुल है, जो काम में आने लायक है वो एरिया। तो यूजफुल एरिया कौन सा हो गया, या फिर लिवेबल एरिया कौन सा होता है, लेटेबल एरिया कौन सा होता है। तो कारपेट एरिया के अंदर क्या आते हैं, यूजफुल एरिया आता है, लिवेबल एरिया आता है, लेटेबल एरिया आता है। सो दिस इज द टोटल फ्लोर एरिया माइनस द सर्कुलेशन एरिया। सेकेंड में हमने पढ़ा था फ्लोर एरिया, थर्ड में हमने पढ़ा था सर्कुलेशन एरिया। तो अगर हम फ्लोर एरिया में से सर्कुलेशन एरिया को माइनस कर दें, बाकी जो भी एरिया बचा है वो हमारा होता है कारपेट एरिया, वो होता है लिवेबल एरिया, ओके। देखिए हम कहां लिव कर सकते हैं, कहां रह सकते हैं, हम कभी भी सर्कुलेशन एरिया में नहीं रह सकते। हम सर्कुलेशन एरिया को, जैसे लिफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, वरांडा हो गया, इस पर तो हम रह नहीं सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लोर एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, ये जो हमारे पास में आता है ये आता है कारपेट एरिया आता है, जहां पे हम रह सकते हैं, लिवेबल एरिया, यूजफुल एरिया, ओके। ये हमारा क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। तो हमने यहां पे लिखा भी है, ठीक है। दिस इज द टोटल फ्लोर एरिया माइनस द सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। वरांडास, कॉरिडोर, पैसेज, स्टेयरकेस, लिफ्ट, एंट्रेंस हॉल, ईटीसी एंड, ठीक है, इन सबको वहां पर फ्लोर एरिया में से माइनस करते हैं। अदर देन नॉन यूजेबल एरिया एंड सैनिटरी अकोमोडेशन, दैट इज बाथरूम, लेटरिन, ये सारा इसमें कंसिडर नहीं होता, ठीक है। आर एयर कंसिडरिंग मतलब एसी वगैरह, एसी रूम्स एंड और डक्ट, ठीक है, इसमें वो माइनस करना होता है, ठीक है। अब ऑफिस बिल्डिंग के लिए बात करते हैं। फॉर ऑफिस बिल्डिंग कारपेट एरिया इज द लेटेबल एरिया और यूजफुल एरिया, एंड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कारपेट एरिया इज द लिवेबल एरिया, ठीक है। तो हमारा जो ऑफिस बिल्डिंग होती है उसमें कारपेट एरिया क्या होता है, तो ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो हमारा कारपेट एरिया होता है वो होता है यूजेबल एरिया होता है, या लेटेबल एरिया होता है। और जो हमारी रहने लायक बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसके अंदर कारपेट एरिया जो होता है वो हमारा लिवेबल एरिया होता है, ठीक है। एंड शुड एक्सक्लूड द किचन, पेंट्री, स्टोर्स एंड सिमिलर अदर रूम्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर लिविंग पर्पज, ओके। अब कारपेट एरिया के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। द कारपेट एरिया ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एनी स्टोरेज शैल बी द फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, ठीक है। क्या इसके अंदर एक्सक्लूड करते हैं, तो सैनिटरी अकोमोडेशन यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, वरांडास एक्सक्लूड करते हैं, नहीं लेते, कॉरिडोर्स नहीं लेते, पैसेज नहीं लेते, किचन नहीं लेते, पेंट्रीज नहीं लेते, स्टोर्स इन डोमेस्टिक बिल्डिंग नहीं लेते, एंट्रेंस हॉल नहीं लेते हैं कारपेट एरिया के अंदर, पोर्च नहीं लेते हैं, स्टेयरकेस नहीं लेते हैं, मम्टीज नहीं लेते हैं, शाफ्ट और लिफ्ट नहीं लेते हैं, बरसाती नहीं लेते हैं, गैरेज वगैरह नहीं लेते हैं कारपेट एरिया के अंदर, कैंटीन नहीं लेते हैं कारपेट एरिया के अंदर, ठीक है, एसी डक्ट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, एसी प्लांट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पर हम नहीं लेते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है फॉर्मूला कारपेट एरिया का, तो कारपेट एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा कारपेट एरिया क्या होता है। तो कारपेट एरिया जो हमारा होता है फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, ओके। और सर्कुलेशन एरिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में कौन से आते हैं, वर्टिकल में कौन से आते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। अब कारपेट एरिया ऑफिस के लिए कितना होता है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितना होता है। तो कारपेट एरिया ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग के लिए होता है हमारा 60% टू 75% ऑफ द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया का 60% से लेके 75% तक का जो एरिया होता है वो हमारा ऑफिस बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया होता है। और जो 50% से लेके 65% तक जो प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया का 50% से लेके 65% तक का जो एरिया होता है वो हमारा कारपेट एरिया होता है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो आई होप आपको जो हमारे चार एरियाज है, जो हमारे चार एरिया, सबसे पहले हमने बात करी थी प्लिंथ एरिया, सेकंड बात करी थी हमने फ्लोर एरिया, थर्ड बात करी थी हमने सर्कुलेशन एरिया, एंड लास्ट में अभी हमने बात करी है हमने ये कारपेट एरिया की, ठीक है। तो ये चार एरिया हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, चार एरिया में क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, क्या फॉर्मूलास होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ लिया। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें आ चुके हैं और काफ़ी एग्जाम के अंदर एक नया क्वेश्चन इन एरिया में से बन जाता है, ठीक है। अब ये कुछ पढ़ने के बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है फ्लोर एरिया रेशियो।
तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो को हमें यहाँ पर जो है शॉर्ट में बोलना है FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो को कई कई जगह पर FSI भी लिखा जाता है, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो को फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब FSI भी बोलते हैं, और प्लॉट एरिया भी बोलते हैं कई कई जगह पर। तो ये हम ध्यान देना कि ये जो फ्लोर एरिया रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होता। फ्लोर एरिया रेशियो का यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। ये होता क्या है, हमें यही ध्यान रखना कि फ्लोर एरिया रेशियो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कभी भी किसी एरिया का, किसी भी लोकेशन का फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है वो सेम नहीं होता। जैसे हम बात करें राजस्थान की, अगर यहाँ का फ्लोर एरिया रेशियो, अगर यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशियो अगर 1.5 है तो महाराष्ट्र का इससे ज़्यादा होगा। और फ्लोर एरिया रेशियो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि जैसे राजस्थान की जनसंख्या महाराष्ट्र से कम है, तो राजस्थान का जो फ्लोर एरिया रेशियो होगा वो महाराष्ट्र से कम होगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ का फ्लोर एरिया रेशियो ज़्यादा होगा। और वहाँ की लैंड वैल्यू, अगर हमें कोई प्लॉट खरीदना है तो वो प्लॉट की रेट भी, अगर हमारा फ्लोर एरिया रेशियो वहाँ का ज़्यादा है तो वहाँ की लैंड वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मुझे एक प्लॉट खरीदना है राजस्थान में, एक प्लॉट खरीदना है महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में, सेम साइज प्लॉट की, ओके, प्लॉट की साइज सेम। तो अगर मैं राजस्थान में प्लॉट खरीदूंगा, किसी भी प्लॉट को खरीदूंगा, तो उस प्लॉट की अगर यहाँ पर रेट 50 लाख रुपए है तो मुझे महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर, मुझे वहां पर उस 50 लाख की जगह उस प्लॉट की सेम साइज को खरीदने के लिए वहां पर मुझे 50 लाख की जगह मोर देन 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो जहां का फ्लोर एरिया रेशियो ज्यादा होता है वहां पर लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन रहने के लिए ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे कभी भी आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉम्बे है वो कभी भी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में ग्रोथ नहीं करता, लॉन्गिट्यूडनल वे में ग्रोथ नहीं करता, लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं करता। वो उसकी जो बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग है, वो हाइट वाइज ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि वहां पर रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो रहने के लिए जगह नहीं है तो लोग कहां रहेंगे, तो लोग वहां रहेंगे हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो सिंपली क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझना जरूरी है। आपको एक माइंड में ये चीज सेट करनी है, जहां की जनसंख्या ज्यादा, जहां पर लोग ज्यादा, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा, वहां का फ्लोर एरिया रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर रहने के लिए जगह नहीं है। तो क्या करेंगे लोग, लॉन्गिट्यूडनल वे में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर एरिया तो फिक्स है, एरिया फिक्स है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको रहने के लिए हाई राइज्ड बिल्डिंग के अंदर रहना पड़ेगा, वहां बिल्डिंग की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा वहां की लैंड वैल्यू ज्यादा, तो जहां की लैंड वैल्यू ज्यादा वहां का फ्लोर एरिया रेशियो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। अब फ्लोर एरिया रेशियो कैसे समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कोई बॉम्बे के अंदर प्लॉट खरीद लिया, एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने बॉम्बे के अंदर कोई प्लॉट खरीदा, ये बॉम्बे में मैंने यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, ये मेरा बॉम्बे के अंदर कोई प्लॉट है। अब ये प्लॉट की साइज जो है कैपिटल L बाय कैपिटल B है, ये मेरे प्लॉट की साइज कुछ भी हो सकती है। मैंने क्या किया, इस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बना दी, ठीक है। मैंने अभी एक फ्लोर ही बनाया और इसके हाफ पोर्शन में बनाया, यहां से लेके यहां तक ही बनाया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ही बनाया, एक ही फ्लोर बनाया, क्लियर। तो मैंने क्या किया, हमारा फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने अभी एक फ्लोर ही बनाया, ठीक है, तो एक ही फ्लोर बनाया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे अभी मेरे फ्लोर की साइज क्या थी L बाय B, वहां पर मैंने क्या किया, हाफ पोर्शन के अंदर प्लॉट के ऊपर जो मैंने वहां पे बिल्डिंग बना दी, एक ही फ्लोर बनाया। तो यहां पे सिंपली मैं कह सकता हूं कि जो मेरा प्लॉट का साइज था L बाय B, ठीक है, जो मेरा प्लॉट का साइज था, मैंने, ठीक है, सपोज मेरा प्लॉट का साइज था
20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा प्लॉट का साइज है। और मैंने क्या किया, 10 मीटर स्क्वायर के अंदर बिल्डिंग बना दी, क्लियर। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होगा, FAR क्या होगा। जो भी मैंने फ्लोर बनाया है, मैंने अभी तक एक ही फ्लोर बनाया है, ठीक है, तो उस सब का फ्लोर एरिया कितना है। तो एक ही फ्लोर बनाया तो फ्लोर एरिया का कितना है हमारे पास में एरिया, 10 मीटर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्ट करवाया। अपॉन टोटल प्लॉट एरिया कितना हमारे पास में, वो कितना है 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 इज द फ्लोर एरिया रेशियो ऑफ माई बिल्डिंग, ओके। अब अगर इसके ऊपर मैं एक और फ्लोर बनाता हूं सेम साइज का, तो कितना हो जाएगा 10 + 10, मतलब इसके ऊपर मैं एक और फ्लोर बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20/20 कितना हो जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम एक फ्लोर के ऊपर दूसरी फ्लोर बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो होता है कि टोटल कवर्ड फ्लोर एरिया ऑफ दी ऑल फ्लोर्स अपॉन टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है। और अभी तो मैंने अभी 2 फ्लोर्स बनाए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और मैं चाहूंगी एक फ्लोर और बना दूं, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो टोटल फ्लोर एरिया कितना हो गया 10 + 10 + 10, मैंने यहाँ पे 3 फ्लोर बना दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो टोटल फ्लोर एरिया कितना हो गया मेरा, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 30 डिवाइडेड बाय टोटल फ्लोर एरिया, टोटल प्लॉट एरिया, ठीक है। टोटल प्लॉट एरिया कितना मेरा 20, देन 30/20 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जो हमारा फ्लोर एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे हम फ्लोर बनाते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे वैसे हमारा फ्लोर एरिया रेशियो वो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फ्लोर एरिया रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो, देखिए फ्लोर एरिया रेशियो या फिर फ्लोर एरिया रेशियो को हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लॉट, ओके। आपको ध्यान देना है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था एक फ्लोर का, फिर दिया था 2 फ्लोर्स का, फिर दिया 3 फ्लोर्स का। तो उन सब का एरिया और डिवाइडेड बाय जितना हमारा प्लॉट का एरिया है, इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में फ्लोर एरिया रेशियो आ जाएगा FAR या फिर FSI या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स आ जाएगा। तो जितनी हमारी बिल्डिंग हाई राइज होगी, जितने ज़्यादा फ्लोर्स होंगे उसका उतना ही फ्लोर एरिया रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ठीक है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लैंड वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ की लैंड वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर FAR की वैल्यू ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ की ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ का लैंड वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर लैंड वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वहाँ का FAR भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पर ध्यान देना कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर क्या जो है इंक्लूड करते हैं क्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना क्या इंपैक्ट होते हैं उसके, ये थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको JEE के एग्जाम के लिए इतना ध्यान देना है कि फ्लोर एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, इसके अंदर डिटेल से लिख दिया है। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं। फ्लोर एरिया स्पेस इंडेक्स या फिर फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जहाँ का फ्लोर एरिया रेशियो ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वहाँ की लैंड वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके कारण आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एस्टेरिक लगा के लिखा भी है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर फ्लोर एरिया रेशियो गिव्स फ्रीडम इन प्लानिंग नंबर्स ऑफ फ्लोर्स, एरिया पर फ्लोर्स टू सूट द प्रोजेक्ट, FSI और FAR कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इंडिया का फ्लोर एरिया रेशियो कितना होता है, हर स्टेट का अलग अलग है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन इंडिया FAR एंड FSI बोथ यूज, ठीक है, दोनों यूज किए जाते हैं, FSI और FAR दोनों यूज किए जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ इंडिया के अंदर FSI या फिर FAR को प्लॉट एरिया भी बोला जाता है,
ठीक है। अब FAR रेगुलेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड जनरली इट इज फ्रॉम 1.3 टू 3.25। मैक्सिमम जो हमारे इंडिया का FAR है वो 3.25 है, और कम से कम हमारा जो इंडिया का FAR है वो 1.3 है। ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं दिल्ली से, दिल्ली को कंपेयर करूं मैं महाराष्ट्र से, ठीक है, बॉम्बे से कंपेयर करूं, तो मुझे आप एक कमेंट करके बताना, कमेंट ये करना कि बॉम्बे का FAR ज़्यादा होगा या फिर दिल्ली का FAR ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक कुछ इम्पैक्ट है आपको हाई FAR और लो FAR की आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ पे ओनली फॉर्मूला ध्यान देना है कि FAR का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक जो हमने अभी आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पे देखने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, पिकअप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया, कि प्लिंथ एरिया के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो प्लिंथ एरिया के अंदर क्या इंक्लूड नहीं करते, बताइए।